हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति खंडूरी और आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स। अगर हम हिंदी में कहें तो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन और उसके प्रकार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? ये ऐसे संसाधन हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। इन नेचुरल रिसोर्सेज से हमें अपनी इंडस्ट्री के यूज़ की चीज़ें मिलती हैं। इनसे हमें अपने ब्यूटी, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसकी वैल्यू पता चलती है, उसका मूल्य पता चलता है। साइंटिफिक इंटरेस्ट किस प्रकार से है वो हम नेचुरल रिसोर्सेज में देखते हैं, और हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू है वो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से देखने को मिलती है। अर्थ में नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सनलाइट, एटमॉस्फेयर, वाटर, मिनरल्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारी विरासत का एक पार्ट भी हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई करें, कैटेगराइज करें, तो हम इनको 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, किस प्रकार से हम इनका यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन ओरिजिन, इनका ओरिजिन क्या है। देन बेस्ड ऑन स्टॉक, किस प्रकार से ये प्रेजेंट हैं। और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ मीन्स कि किस प्रकार से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगेन इट इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओरिजिन के आधार पे ये किन से ओरिजिनेट हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुआ है तो बायोटिक। अगर नॉन लिविंग प्रोडक्ट से ओरिजिनेट हुआ है तो एबायोटिक। बेस्ड ऑन स्टॉक, रिन्यूएबल है, हम इसे रिन्यू कर सकते हैं या नहीं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जगह प्रेजेंट है, अबंडेंट है, यूबिक्विटस है, या ये लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर रहे हैं कंसिडरिंग देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अभी आपको बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, पोटेंशियल और एक्चुअल। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स? पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जिनको हम आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि हम उन्हें फ्यूचर में, भविष्य में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम, आप जानते हैं पेट्रोलियम हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब हम ड्रिलिंग करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। देन एक्चुअल रिसोर्सेज, जो हम करेंटली एट प्रेजेंट अपने डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड प्रोसेसिंग, जो ये लकड़ी है उसकी प्रोसेसिंग हम करते हैं। तो अभी हम इनको एट प्रेजेंट जो यूज़ कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज, जो लिविंग मटेरियल से हमें मिला है, मींस जैसे हमें प्लांट से मिला है, एनिमल्स से मिला है। इवन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम, इनको भी हम बायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल फ्यूल किनसे ऑब्टेन होता है? फॉसिल से। और फॉसिल्स क्या हैं? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेड हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में सुरक्षित रहते हैं। वो सब हमको किनसे मिलता है? प्लांट और एनिमल के डेथ के बाद मिलता है, उनके फॉसिल्स बनते हैं और उन्हीं फॉसिल से फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन होते हैं। इसलिए हम इनको बायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज मीन्स जो हमको नॉन लिविंग, नॉन ऑर्गेनिक मटीरियल से मिलते हैं, लाइक एयर, वाटर, इवन द ओर्स, मेटल जो हमको ओर्स से मिलता है, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये सब हमारा एबायोटिक है। देन कम्स अदर कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन रिकवरी रेट, कितना हम इनको रिकवर कर सकते हैं, या हम इन्हें रिकवर कर सकते हैं या नहीं रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, या इनको हम और क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, हम दोबारा से इनको रिन्यू या रिप्लेनिश कर सकते हैं नेचुरली। जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, विंड, दे आर कंटिन्यूसली अवेलेबल और इनकी क्वांटिटीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है, चाहे ह्यूमंस उनको कंज्यूम भी कर रहे हैं।
तो भी इनकी क्वांटिटीज़ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये कंटिन्यूसली अवेलेबल होती है, इसीलिए इनको सब कैटेगराइजेशन क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The second subtype of renewable resources are sustainable, means though many renewable resources इनका ज़्यादा रैपिड रिकवरी रेट नहीं होता है, तो कुछ रिसोर्सेज डिप्लीट भी हो जाते हैं। ओके जैसे हमने अभी बताया कि कंटिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि ह्यूमन कंजम्पशन हो रहा है, ह्यूमंस इनको कंज्यूम कर रहे हैं और इनकी जो क्वांटिटी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कंटिन्यूसली अवेलेबल है। लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो डिप्लीट हो जाते हैं और उनका रिकवरी रेट बहुत स्लो होता है, ज़्यादा रैपिड नहीं होता है, तो ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। देन कम्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब हम इन रिसोर्सेज को रिन्यू नहीं कर सकते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं, या इनको कहते हैं हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो दे आइदर फॉर्म वेरी स्लोली, या तो बहुत स्लो, वेरी स्लो रिकवरी रेट है, या हम कह सकते हैं कि नेचुरली दे आर नॉट फॉर्म्ड इन द एनवायरमेंट अगेन। तो फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जब रेट ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए रेट ऑफ रिकवरी से, हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और रिकवरी अगर कम है, तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कोल, पेट्रोलियम, इन सबको यूज़ तो करते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन होता है, फॉसिल्स का जो बनने का रेट होता है, ये कोल एंड पेट्रोलियम जो ये फॉसिल से हमारे बनते हैं, इनका रिकवरी रेट वेरी 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 स्लो होता है। ओके इट टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बनने में। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सो हियर इन द पिक्चर इट इज़ क्लियर कि टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशली हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के कह रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको प्लांट्स का पिक दिखाया गया है और नॉन रिन्यूएबल में कोल का पिक्चर आपको दिखाया गया है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे कैन बी रिप्लेस्ड विद इन 100 ईयर्स, इनका रेट ऑफ रिकवरी हाई होता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन 100 ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो अगेन है रिसोर्सेज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, एयर, विंड, वाटर, सॉइल, प्लांट्स। ओके एंड नॉन रिन्यूएबल में अगेन वी कैन से इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स में आ गए सब। देन second category non-metallic like minerals, and third is metallic like minerals, iron, copper, aluminium. Then on the basis of distribution, कितना distributed हैं, it is of two types, ubiquitous and localized resources. Ubiquitous means found everywhere, हर जगह पाया जाता है, जैसे air. And localized means कुछ places में ही पाए जाते हैं, जैसे मेटल्स या ओर्स जो हो गए, कॉपर, आयरन, ये सब। सो दिस वॉज अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज का धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो इस डिप्लीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके दो रीजंस हो सकते हैं। क्या है? एक तो डायरेक्ट ड्राइवर्स और एक है इनडायरेक्ट ड्राइवर्स। डायरेक्ट ड्राइवर्स में हम कह सकते हैं जैसे हम माइनिंग करते हैं या पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन करते हैं या हम फिशिंग करने जा रहे हैं। ओके एंड फॉरेस्ट्री में हम कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम डिप्लीट कर रहे हैं किनको? नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये सब आता है आपका डायरेक्ट ड्राइवर्स ऑफ चेंज में। और इनडायरेक्ट ड्राइवर्स ऑफ चेंज में कौन आएगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? द नीड्स एंड ग्रीड्स। नीड्स मीन्स रिक्वायरमेंट,
ग्रीड मीन लालच। तो नीड और ग्रीड ह्यूमन पॉपुलेशन की जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन बढ़ता जाएगा। देन द अदर रीजंस आर, कॉजेज आर इकोनॉमी, सोसाइटी, समाज, पॉलिटिक्स, राजनीति और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन जो ये समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, इसके दो रीजन है। एक तो डायरेक्ट, जो हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं, और दूसरा द मेन इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। देन द अदर फैक्टर जो डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द करेंट प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। जो हम नई टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, या जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जिससे कि हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी हो क्रॉप्स की, तो ये सब भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, या जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो सॉइल का जो नेचुरल पीएच है उसको ख़त्म कर रहा है, या जो सॉइल में यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के कारण क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। सो इन दिस वे वन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्स सॉइल इज गेटिंग अफेक्टेड। तो जो ये डिप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, इनका क्या करने की आवश्यकता है? कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। तो इट कम्स अंडर कंजर्वेशन बायोलॉजी। तो व्हाट इज कंजर्वेशन बायोलॉजी? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। वैज्ञानिक हम कह सकते हैं स्टडी है किसकी? अपनी प्रकृति की और अपनी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस। वर्तमान में हमारे पृथ्वी का जो जैव विविधता है उसका स्टेटस क्या है, विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग स्पीशीज। हमें क्या पढ़ना है कंजर्वेशन बायोलॉजी में? अपने नेचर के बारे में, अपनी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस इन द सेंस, जब हम आपको आगे एक और वीडियो डिलीवर करूंगी IUCN के या रेड डेटा बुक के बारे में, तो वहाँ पे स्टेटस पता चलता है कि कितने एक्सटिंक्ट हैं, कितने इंडेंजर्ड हैं, कितने वनरेबल हैं, कितने रेयर स्पीशीज हैं। तो दिस इज नोन एज द स्टेटस। तो स्टेटस पता करने के बाद हमको क्या करना है, हमारा एम होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज। उन स्पीशीज को कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके हैबिटेट्स को, उनका जो आवास है उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, एंड द इकोसिस्टम फ्रॉम एक्सेसिव रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन। कहीं वो विलुप्त ना हो जाएं हमारी स्पीशीज, तो उनके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या क्या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, वो सब आपके कौन से फील्ड में आता है? कंजर्वेशन बायोलॉजी में आता है। तो इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारे साइंसेस जुड़ी हुई हैं, स्पेशली द साइंस, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। किस तरह से हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ये आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, 3 Rs: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3 Rs हमें याद रखने चाहिए। टू रिड्यूस द कंजम्पशन, टू रीयूज, ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनको हम रीयूज करते रहें, और रिसाइकिल, दोबारा से उनका रिसाइकिल करें जो प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम 3 Rs को अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को काफ़ी लिमिट तक, काफ़ी एक्सटेंट तक हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा द मैनेजमेंट, किस तरीके से हम मैनेज करें नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को। तो इट इज़ डिसिप्लिन इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज? लैंड, वाटर, प्लांट, सॉइल। ओके, देन हाउ the management affects the quality of life. It means that कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इस प्रकार से करें जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल यूज़। व्हाट इज सस्टेनेबल यूज़? कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इस प्रकार से हो कि प्रेजेंट जनरेशन्स तो उसको यूज़ कर पाएं, साथ ही साथ जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी उसका यूज़
कर पाएँ, उनके लिए भी वो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। ऐसा नहीं कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ही पूरा ओवर यूज़ कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का और हमारी फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज समाप्त हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। नो, दैट इज़ कॉल्ड अनसस्टेनेबल। तो हमें कैसा यूज़ करना है? सस्टेनेबल। इस टर्म को आप हमेशा याद रखिएगा, सस्टेनेबल यूज़, कि द वी आर यूजिंग इन द प्रेजेंट जनरेशन यूज कर रही है, साथ ही साथ वी आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स। तो अगर हम सस्टेनेबल यूज करते हैं तो कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं हम अपनी सोसाइटी का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हम सप्लाई कर पाएं अपने प्रेजेंट जनरेशन को भी और फ्यूचर जनरेशन को भी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट the natural resources and its types, किस तरह से इनका डिप्लीशन हो रहा है और कैसे हमें इनका कंजर्वेशन करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। सो विल मीट लेटर with a new video of mine. Till then, thank you.